हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपना इंडियन सोसाइटी एनसीईआरटी जो है हमारा 12th का, उसका चैप्टर 3 शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 6 से 7 सवाल आपसे पूछे गए हैं सीयूटी 2022 में, और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि हमारा जो इंडियन सोसाइटी के मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उसको इस चैप्टर में डिस्कस करा गया है, जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम, हमारा फैमिली, किनशिप, ट्राइब्स। तो इस तरह से इससे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, इतना इम्पॉर्टेंट है, हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम, कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट सिस्टम, और कास्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, हमने अपने पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें हमने कास्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज हम कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म के साथ कि बिफोर 1947 कास्ट सिस्टम क्या था और आफ्टर 1947 कास्ट सिस्टम क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड करा है ताकि हमारा कोई भी टॉपिक स्किप ना हो, इन डिटेल हम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ पाएँ। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कास्ट सिस्टम। तो कास्ट कहाँ से आया था? पोर्तुगीज वर्ड है कास्टा, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब प्योर ब्रीड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, इसके 6 फीचर्स पढ़े थे हमने, मेन फीचर्स थे। तो फर्स्ट हमारा क्या पढ़ा था हमने, हायरार्की, है ना, हायरार्की। सेकंड ऑक्यूपेशन। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। नेक्स्ट प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बाद हमने सेगमेंटल डिविजन्स, और लास्ट हमारा क्या गया था, एंडोगेमी, है ना। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं ये सब हमने क्या पढ़े थे। और 6th हमारा लास्ट कॉमनसेलिटी। तो हमने जो कास्ट सिस्टम जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि ब्रॉड 4 कैटेगरीज हैं, हमारे 4 डिविजन्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये एक हायरार्की को मेंटेन करते हैं, टॉप और बॉटम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये फीचर होता है हमारा। फिर हमने देखा था ऑक्यूपेशन, कि किस तरह से इनका जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इनको इनका ऑक्यूपेशन दिया जाता है या ये वो काम कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रीस्ट, ये वाला प्रोफेशन दिया जाएगा। इसी तरह से जब हम शूद्रास की बात कर रहे थे तो मेनियल वर्क दिया जाता था इन्हें, है ना। और अगर हम क्षत्रियास की बात कर रहे थे तो दे वो वॉरियर्स, है ना। तो जो इनका ऑक्यूपेशन था वो इनके कास्ट के बेसिस पर डिसाइड होता था। फिर प्योरिटी एंड पोल्यूशन, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो टॉप कास्ट हैं या अपर कास्ट हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है, और जो लोअर और बॉटम कास्ट हैं उनको इम्प्योर माना जाता है। ये हमने पढ़ा था फीचर। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था सेगमेंटल डिवीजन। हमने देखा कि जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है उसको 4 ब्रॉड डिविजन्स में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनका एक फीचर और ये कहता है कि इनके अंदर भी इनके सब कास्ट होते हैं। ठीक है, सब कास्ट होते हैं इनके अंदर भी। फिर नेक्स्ट हमारा फीचर क्या था, एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब था, मैरिज से रिलेटेड बोल रहे थे, मैरिज विद इन कास्ट। ठीक है, जो भी कास्ट के लोग होंगे वो अपनी ही कास्ट के लोगों से शादी करेंगे। अगर ब्राह्मण्स में किसी को शादी करनी है तो वो ब्राह्मण्स में ही शादी करेंगे। अगर किसी को वैश्यास कम्युनिटी से शादी करनी है तो वो अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, है ना। वो सोचेंगे भी नहीं कि हम शूद्रास के लड़का या लड़की से शादी करेंगे। तो इस फीचर को भी ये लोग फॉलो करते हैं। एक हमने देखा एंडोगेमी, एक हमारा होता है एक्सोगेमी।
ठीक है। एक्सोगेमी क्या कहता है? आउटसाइड द कास्ट, ठीक है, आउटसाइड द कास्ट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। एंडोगेमी मतलब है विद इन कास्ट और एक्सोगेमी मतलब है आउटसाइड द कास्ट। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट फीचर कौन सा था? कॉमनसैलिटी। ये किससे रिलेट करता है? हमारे फूड ट्रेड से, फूड कल्चर से, फूड प्रैक्टिसेस से, कि जो भी हमारा कास्ट होगा या जो भी इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट हैं उनके अपने कास्ट के बेसिस पर उनके अपने कल्चर्स, फूड कल्चर्स होते हैं जिनको वो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कच्चा फूड और पक्का फूड। जो पक्का फूड था वो प्योर कास्ट के लिए, टॉप कास्ट के लिए, अपर कास्ट के लिए होता है और वो घी में बनता है। इसी तरह से जो कच्चा फूड होता है वो बॉटम कास्ट और लोवेस्ट कास्ट के लिए होता है जो वाटर से बनता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो कितने प्रिंसिपल्स बताए थे मैंने आपको? 2 प्रिंसिपल्स बताए थे। पहला हमारा क्या था? सेपरेशन एंड डिफरेंसेस, सेपरेशन एंड डिफरेंसेस पढ़े थे हमने, ठीक है। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था? होलिज्म एंड हायरार्की। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। ऑप्शंस दे दिए थे और फिर आपको बताना था कि इनमें से सेकंड प्रिंसिपल कौन सा है। सेपरेशन एंड डिफरेंसेस दे दिया था और होलिज्म और हायरार्की आपको आइडेंटिफाई करना था ऑप्शंस में से। तो हमने अपने पार्ट 1 में ये सब पढ़ा था। आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है। हमने कास्ट सिस्टम अच्छे से समझ लिया। अब हमें ये देखना है कि कास्ट सिस्टम जो था वो बिफोर 1947 कैसा था और आफ्टर 1947 कैसा है, उसमें चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं या अभी भी वो वैसा ही है। तो सबसे पहले हमें कॉलोनियलिज्म के साथ पढ़ना है। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? ब्रिटिश रूल है ना। इंडिया पे जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल था बिफोर 1947 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या था? कास्ट सिस्टम इतना फेमिलियर नहीं था या इतना पॉपुलर नहीं था इंडियन सोसाइटी में। अब क्यों नहीं था? ये जो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, इनकी हायरार्की तो शुरू से चलती आ रही है ना, राजा महाराजाओं के टाइम से और उससे भी पहले। तो अब आप कैसे कह रहे हो कि कास्ट सिस्टम जो है वो पॉपुलराइज नहीं था? तो उस टाइम पर हमने जब पार्ट 1 में ये चीज़ें डिस्कस करी थी, उस टाइम पर कास्ट सिस्टम नहीं बोलते थे। इंडियन सोसाइटी में जो मेजॉरिटी थी वो इलिटरेट थे, तो वो इंग्लिश में थोड़ी बोलेंगे कि हम हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम अपर कास्ट से आते हैं। ऐसा नहीं था। वो क्या बोलते थे? ऊंची जाति और नीची जाति, है ना, कि हम ऊंची जाति के हैं, हम ऊंच जात से हैं। बॉलीवुड मूवीज़ देखोगे कुछ तो उसमें भी इस तरह के वर्ड्स दिखाए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो वो यही बोला जाता था, है ना। तो ये क्या है? हमारे रीजनल टर्म्स हैं। कोई फार्मर है, इलिटरेट फार्मर है ना, या कोई विलेजर है, इलिटरेट विलेजर है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा अपर कास्ट से आता हूँ मैं या मैं लोअर कास्ट से आता हूँ। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ऊंची जाति से हैं या नीची जाति से हैं, ठीक। और जब हम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बिफोर 1947 से भी पहले की हम बात अगर कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी होता था हमारा। तो वहाँ पे हमारा वर्ना सिस्टम चलता था। वर्ना सिस्टम में क्या बात होती थी? यही कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे कि फेयर हैं, ब्राह्मण्स हैं, ये ब्लैक हैं, ठीक है। अब फेयर हैं तो प्योर हैं और ब्लैक हैं तो इम्प्योर हैं। ये वाली थियरीज चलती थी, है ना। और क्या कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्रिएटर के माउथ से उन लोगों ने बर्थ लिया है, इसलिए वो लोग प्योर हैं। और जो ये शूद्राज हैं, लोअर कास्ट है, ये ब्लैक क्यों हैं? क्योंकि ये फीट से आए हैं क्रिएटर के, ठीक है, इसलिए इनका स्टेटस भी नीचे है। तो इस तरह की थियरीज हमारे इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज़ में होती थी। तो जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ है, वो हुआ ही हमारे ब्रिटिश रूल के दौरान है ना। जब हमारा ब्रिटिश रूल था या बिफोर 1947 अगर हम बोलें, तब हमारा कास्ट सिस्टम जो है वो पॉपुलराइज्ड हुआ था, लोगों को पता चला था कि कास्ट सिस्टम है। अब वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलराइज्ड हुआ था, है ना। आगे देखते हैं कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, कि कास्ट सिस्टम किस तरह से पॉपुलराइज हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी पर रूल करने आए,
ठीक, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, वो उनका अपनी जगह ले लिया, उन्होंने अपना मानने लगे कि ये टेरिटरी पूरी हमारी है, हम इसको रूल करते हैं। अब जब हम किसी चीज़ को अपना मानते हैं फिर हम उसकी केयर करना शुरू करते हैं। जब तक वो दूसरे की होती है तो हमें कोई मतलब नहीं होता कि वो चीज़ अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है ना। अगर आप कोई चीज़ अभी अपना कोई न्यू जैकेट ख़रीद कर लाओगे तो कितने अच्छे से उसको पहनोगे, घर पर आके उसको उठाकर भी अच्छे से रखोगे, उसकी अच्छी केयर करोगे। अगर कि वो 8 to 10K का है ना, मान लीजिए कि इतना महंगा है, तो आप उसकी बहुत एक्स्ट्रा केयर करोगे। वहीं पे 800 और 1000 का कोई लेकर आ रहे हो आप, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी बात, जब आप किसी से बोरो करोगे कोई चीज़ तो उसको पहनोगे कैजुअली, है ना, इतना ध्यान नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि अपना पैसा खर्च नहीं हुआ है। जब अपना पैसा खर्च होता है, अपनी चीज़ होती है, तो हम एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस दिखाने लगते हैं चीज़ों पे। तो वही क्या हुआ था इंडियन सोसाइटी के साथ हुआ। जब ब्रिटिशर्स आए, वो रूल करना शुरू हुए, तो उन्होंने देखा कि हमें भी तो अपनी जो लाइफस्टाइल है यहाँ इम्प्रूव करनी है। तो उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस करना शुरू करे, है ना, जो ग्रोथ के, इंडियन सोसाइटी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे। क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि उनको लग्जरी चाहिए थी। अब वो लोग बाहर से आए थे, हैं, बाहर से इतनी लग्जरी थी उनके पास, यहाँ इंडियन सोसाइटी में इतनी नहीं थी। तो उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, फिर डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करा अपनी टेरिटरी समझकर। तब फिर उन्होंने बोला कि इंडियन सोसाइटी को हमें इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, तो हमें पहले यहाँ की सारी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए यहाँ कितने लोग हैं, कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने इलिटरेट हैं, या कितने कौन से सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। इस तरह का सारा उनको एक डेटा चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सर्वे करवाया, है ना, एक इंटेंसिव सर्वे हुआ जिसमें इन्होंने ये सारे डेटा को कलेक्ट करा। ये भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसने कौन से प्रोसेस के थ्रू डेटा कलेक्ट करा इंडियन सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक इंटेंसिव सर्वे भी ऑप्शन था, तो वो आंसर था आपका। ठीक है, तो इस तरह से याद रखनी है चीज़ें कि सर्वे करवाया गया था। ठीक है, इतना हमने याद कर लिया। अब डेट भी बहुत मैटर करती है ना, डेट्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में ये चीज़ें करवाई थी, है ना, या कब से ये शुरू हुआ था। तो हमारा जो ये सर्वे फिर शुरू हुआ था, जिसको सेंसस बोला गया, फॉर द फर्स्ट टाइम 1860s में करवाया गया। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसने करवाया, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था ये। ठीक, और कब हुआ था? 1860s में पहली बार ये सेंसस करवाया गया था। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद अब ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि ये रेगुलर रहा था 1860 से या नहीं। तो ये जो रेगुलर हुआ था और 10 ईयरली जो शुरू हुआ था प्रोसेस, जैसे अभी यहाँ पर टर्म यूज़ हो रहा है सेंसस, तो हम सब जानते हैं हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इंडियन सोसाइटी के स्टैट से रिलेटेड, तो हम सेंसस यूज़ करते हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट अभी चल रहा है 2011 चल रहा है ना, 2011। तो वही पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो 10 ईयरली प्रोसेस है, जो ये सेंसस है, इसका एक टेन्योर होता है, वो कितना होता है? 10 ईयर का टेन्योर होता है। हर 10 साल में एक बार सेंसस करवाया जाएगा। अब जैसे आप बोलोगे मैम ये 2023 शुरू हो गया, तो हमारा लेटेस्ट ये 11 क्यों है? वो हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से जितनी भी चीज़ें थी, जो फील्ड वर्क थे, वो आगे बढ़ चुके थे। तो हमारा जो 2021 का आना था वो अभी डिले चल रहा है ना, आएगा लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है। तो अभी हम लेटेस्ट अपना 2011 ही मानकर चल रहे हैं। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट पूछा जा सकता है कि 10 ईयरली रेगुलर मोड पर ये कब करवाया गया था, तो हमारा 1881, ठीक, 1881 पर ये शुरू हुआ था। तो इससे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ईयर भी अच्छे से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी आपको। जब आपसे पूछेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये कब शुरू हुआ था, तो 1860s में हुआ था। और 10 ईयरली रेगुलर मोड पे पूछा जाएगा तो 1881 आपको आंसर करना है। ठीक, इतना हमने देख लिया। उसके बाद अब जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी और उसको पूरा डेटा चाहिए था इंडियन सोसाइटी का, तो उन्होंने फिर देखा
कि जो ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से सोशल ग्रुप्स के लोग हैं जो अपना एक स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं। किस तरह से कि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उस टाइम पे, जो अभी मैंने आपको 4 मेन डिविजन्स बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। तो ये तो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी से चल रहे हैं, और हमने देखा भी था कि टॉप कास्ट भी थी और बॉटम कास्ट भी थी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 1 जब हमने पढ़ा था उसमें डिस्कस करा था कि ये जो बॉटम कास्ट है या लोअर कास्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करवाई जा रही थी या करी जा रही थी, है ना, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो जब ये सेंसस चल रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, लोग जब अपना डेटा दे रहे थे, जब वो रजिस्टर कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना स्टेटस चेंज कर रहे थे, है ना, अपर स्टेटस बता रहे थे कि हम अपर कास्ट या क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो इस तरह से और ज़्यादा जो डेटा निकल कर आ रहा था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, बहुत मैसिव डेटा था, पूरे इंडियन सोसाइटी का सेंसस सर्वे चल रहा था। तो फिर क्या डिसाइड हुआ, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर एक कमेटी बनाई। कमेटी में कौन थे, हर्बर्ट राइजले, ठीक, हर्बर्ट राइजले। वो क्या कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और कौन से ईयर में था, 1901 में, ठीक, 1901 में ये सेंसस करवाया गया। कमेटी थी जिसके हेड थे हर्बर्ट राइजले। उनसे कहा गया कि आप और सारे जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन हमें इंडियन सोसाइटी का एक अलग से डेटा चाहिए, जहाँ पर हमें पूरी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए सोशल हायरार्की की, ठीक है, कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी में एक हायरार्की देखने को मिल रही है, और वो जो हायरार्की है उसका हमें पूरा डेटा चाहिए। अब हायरार्की हमने कौन सी डिस्कस करी थी, वही टॉप टू बॉटम हमने डिस्कस करी थी, है ना। तो उसके लिए फिर एक सेंसस हुआ 1901 में। तो आपको एक डेट ये और याद रखनी है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपके 3 डेट्स हो चुके हैं, 3 ईयर हो चुके हैं। 1860s में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 1881 में ये 10 ईयर रेगुलर टेन्योर पे चलाया गया, और उसके बाद 1901 में हर्बर्ट राइजले के हेल्प से एक सेंसस करवाया गया, जिसमें इनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट की, ठीक है, सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट की। इतना आपको याद रखना है। ये हम 1947 से पहले की बातें कर रहे हैं। अभी हमने जब हेडिंग शुरू करा था तो यही था ना, कॉलोनियलिज्म और कास्ट को हमें पढ़ना था। तो इस तरह से जो कास्ट सिस्टम था वो इवॉल्व हुआ, कास्ट सिस्टम जो था हमारा वो इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक, इतना समझ लिया। आगे देखिए, अब देख रहे हैं कि कुछ फिर इंटरवेंशंस हुए। किस तरह से हुए, जब पूरा डेटा आ गया, हम लोगों को पता चला कि इंडियन सोसाइटी में एक हायरार्की है, ठीक है, इस तरह से एक हायरार्की मेंटेन हो रही है, इसको फॉलो करा जा रहा है। और जो हायरार्की का लोअर पार्ट है, जो लोअर सेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उनको किस तरह से ट्रीट करा जा रहा था, अनटचेबल्स, ठीक है, अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करा जा रहा था। उनको अपने साथ नहीं रहने देते थे, आउटस्कर्ट्स में रहते थे, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो भी प्रॉपर नहीं मिलती थी। तो इस तरह से फिर एक इंटरवेंशन हुआ ब्रिटिश रूल में ही। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को लेकर आए, कि जो ज़मीनें हैं वो क्या थी, पहले राजाओं, जो राजा होते थे या जो ज़मींदार होते थे, वो उनको क्लेम करते थे कि हम ओनर हैं, लेकिन वो क्या करते थे, कभी भी विलेजेस में नहीं रहते थे, वो सिटीज़ में रहते थे, अर्बन एरियाज़ में रहते थे। बस उनका ये होता था कि हम ओनर हैं, ये ज़मीन हमारी है, आप इस पर लेबर लेकर आओ, उनसे काम करवाओ, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आप हमें दे दो, ठीक, इतना चलता था उनका सिर्फ। तो उससे भी एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत ज़्यादा, कि उनको जितना वेजेस चाहिए होता था वो भी नहीं मिलता था। वो काम पूरा करते थे लैंड पर, लेकिन उनको वो चीज़ मिलती भी इतनी नहीं थी, है ना, वो कह भी नहीं सकते थे कि ये लैंड हमारा है क्योंकि हम इस पर काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्लेम कौन करता था, वो लैंडलॉर्ड्स, वो ज़मींदार के लैंड हमारा है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करते थे, ना विलेज में रहते थे, ना उनका कुछ
लेना देना होता था किसी भी चीज़ से, बस प्रॉफिट अपने आप ले लेते थे। तो फिर क्या देखा गया था कि इससे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो लोअर कास्ट और या लोअर क्लास है उसका। तो फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। उन्होंने क्या बोला, अब यहाँ से ज़मींदार को बिल्कुल हटा दिया उन्होंने, जो ओनर सिर्फ क्लेम करते थे उनसे वो ज़मीन ले लिया, ठीक है। और फिर क्या करा, जो उन पे काम करते थे उस ज़मीन पर, जो फार्मर्स काम करते थे उनको ओनर्स बना दिया कि ठीक है अब ये आपका लैंड है क्योंकि आप इस पे काम करते हो। तो इसको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बोला गया था, ठीक। तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक रिलीफ दिया गया। इतना आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर लार्ज स्केल इरिगेशन स्कीम्स निकाली गई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पंजाब में क्या हुआ था, लोगों को लैंड दिया था, है ना, रिसोर्स दिया था कि आपको इस पर काम करना है, और ये भी कास्ट सिस्टम को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था, ध्यान में रखकर ये बात करी गई थी, ठीक है। इतना हुआ था। उसके बाद हमने देखा जब सर्वे हुआ और हमने देखा कि अपर कास्ट लोअर कास्ट इन सब का इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, हायरार्की बन चुकी है, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हर तरह से। उनके पास लैंड नहीं थी, वो सिर्फ एक लेबर की तरह काम करते थे, क्लेम नहीं कर सकते थे, है ना। ओनर कोई और था, जो ओनर थे वो भी अपर कास्ट से ही बनाए गए थे। तो इस तरह से जो एक्सप्लॉयटेशन उन लोगों का चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, स्टेट ने इंटरवीन करा। उसने क्या करा, एक एक्ट लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ पर रिकॉग्निशन दिया गया इस तरह के लोअर कास्ट और लोअर क्लास के लोगों को, और उनके लिए कहा गया कि उनके वेलफेयर के लिए हमें कुछ अब काम करना चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टुक एन इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रॉडन कास्ट। किसको कहा जा रहा है, डिप्रेस्ड क्लासेस एट दैट टाइम, जो हमारे ये लोअर कास्ट के थे, जो हायरार्की मेंटेन हो रही थी उसमें जो ये लोअर कास्ट के लोअर क्लास के लोग थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका कुछ वेलफेयर नहीं हो रहा था। जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ तब भी जो नीचे तबके के लोग थे उनकी पोजीशन तो वही थी, लोवेस्ट ही थी, है ना। जो अपर कास्ट के लोग थे उनका फ़ायदा हुआ, उनको लैंड ओनर्स बनाया गया, वो क्लेम कर सकते थे लैंड के लिए। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आए, जहाँ पर फिर इन्होंने रिकॉग्निशन दिया, और वहाँ पर 2 टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुए हमारे, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला गया, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग सुनते हैं एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। आप लोग भी कभी कुछ फॉर्म्स फिल करते होगे तो कैटेगरीज देखते हो ना, ओबीसी और जनरल, है ना। तो इस तरह से फॉर्म में हमारी ये कैटेगरीज दी होती हैं। ओबीसीज पूछते हैं, जनरल पूछते हैं, एससीज पूछते हैं, एसटीज पूछते हैं। तो ये क्यों बनाया गया है, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये क्यों दिया गया है, अब समझ में आ रहा है। उन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन होता था, है ना, विलेज में साथ में रहने को नहीं देते थे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करने देते थे, पब्लिक वेल्स होते थे, है ना, पब्लिक वेल्स होते थे विलेजेस में, तो उनको यूज़ नहीं करने देते थे कि पल्यूट हो जाएंगे। इन लोगों को इम्प्योर माना जाता था, जिसकी वजह से ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती थी उसको भी यूज़ नहीं कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर इनके लिए ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए, इनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया कि रिजर्वेशन के थ्रू थोड़ा बहुत इनके जो वेलफेयर हो सकता है वो करा जा सकता है, ठीक। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो मान लो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर क्या होगा, ओबीसीज के लिए ये लोग 800 कर देंगे, है ना, 800 हो जाएगा। फिर एससीज पर हम जाएंगे तो एससीज के लिए मान लीजिए 600 हो जाएगा, और एसटीज के लिए 300 हो जाएगा। तो ये क्यों है, ये इसीलिए है कि इनको इतना जगह ही नहीं दिया गया है ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इनकी पोजीशंस को, ठीक। डिप्राइव्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनको
नहीं मिली, जो फैसिलिटीज़ जनरल ग्रुप को मिलती आ रही थी, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको जितने भी फ़ायदे थे वो मिलते आ रहे थे, इसलिए उनका जो पोजीशन था सोसाइटी में वो पहले से स्ट्रॉन्ग था और फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था। और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका पोजीशन बहुत वीक था, वो और वीक होता जा रहा था, इसलिए ये रिजर्वेशन स्कीम लेकर आया गया और ये 1935 में इनको रिकॉग्निशन मिली थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने समझ लिया ब्रिटिश रूल के टाइम पर कैसे चीज़ें हो रही थी, कास्ट सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो रहा था, किस तरह से जो पोजीशंस थी लोगों की वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वीक हो रही थी। हमने डिस्कस करा टॉप और अपर कास्ट की स्ट्रॉन्ग हो रही थी और जो लोअर कास्ट था उसका वीक हो रहा था, है ना। अब हम बात करेंगे आफ्टर 1947 की, कि उसके बाद जो हमारा इंडियन कास्ट सिस्टम था उसका क्या हाल हुआ, है ना। वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, और ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, और ज़्यादा रिजिड हुआ, या फ्लूइडिटी आई इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी आई इसके अंदर, है ना। किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। अगर हम आफ्टर 1947 की बात कर रहे हैं तो हमें मोर देन 70 ईयर्स हो गए इसके लिए। तो अब हमें देखना है कि 70 ईयर्स में इसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या है, कास्ट कंसिडरेशंस हैड इनेविटेबली प्लेड अ रोल इन द मास मोबिलाइजेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या बात हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले बात हो रही है नेशनलिस्ट मूवमेंट की। किस तरह से हुआ मास मोबिलाइजेशन। अब हम लोग दलित मूवमेंट सुनते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। कौन है वो ये लोग दलित अनटचेबल्स बोलते हैं, है ना। और कौन होते हैं ये शूद्राज होते हैं हमारे। और ये सब कौन होते हैं, ये सब है हमारी लोअर कास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी इतनी देर से। अब इनका जो स्टेटस है अभी भी वही है, वीक, और जो इनकी पोजीशन है अभी भी क्या है, लो, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लोग बोलते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं जो अपर कास्ट को दी जा रही हैं वो हमें क्यों नहीं दी जा रही हैं। हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हीं की तरह, हम लोगों के भी 2 हाथ 2 पैर, है ना, 2 कान, इस तरह से ही हैं, हम लोग भी इन्हीं की तरह दिखते हैं। तो हमारे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इनके साथ, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्यों हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी आवाज़ को इन लोगों ने रेस करा, है ना। और क्या करा फिर इन्होंने, मूवमेंट्स चलाए, ठीक, दलित मूवमेंट्स अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट की। तो उसमें क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स है ना रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग साथ आए, उन्होंने यूनिफिकेशन दिखाया, यूनिटी दिखाई और वो अपना वॉइस रेज करा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, है ना। और उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल्स करे जिसकी वजह से ये मास मोबिलाइजेशन की वजह से फिर हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चले, जिसकी वजह से फिर हमारा जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हुआ, है ना। तो ये एक फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद जब ये ब्रिटिशर्स चले गए, है ना, इंडिया फ्री हो गया और जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे वो सब हो गए। उसके बाद भी जब हम कास्ट सिस्टम को देख रहे थे तो उसकी जो हायरार्की थी अभी भी वही बनी हुई थी। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब तो सब एक साथ आ गए थे। क्यों आ गए थे, जब यूनिटी दिखानी थी एज एन इंडियन, है ना, उनको इंडियन दिखाना था खुद को कि हम इंडियन हैं, अभी हम अपर कास्ट से नहीं हैं, अभी हम लोअर कास्ट से नहीं हैं, ठीक। जब इंडिया फ्री हो गया उसके बाद भी जब देखा जा रहा है इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को, तो वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर बैठा हुआ है कि सोसाइटी में अभी भी एक हायरार्की हमें दिख रही है, जहाँ पर अपर कास्ट का हायर पोजीशन है और लोअर कास्ट का लो पोजीशन है। अभी भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है सॉरी, अभी भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, फिर इन लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर मूवमेंट्स हुए और इनके जो एजुकेटेड लोग थे इनके कम्युनिटी से, है ना, या कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे लेकिन
क्या थे, सोशल वर्कर थे। उन लोगों को इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन अच्छा नहीं लगता था। उनको पता था कि ये सही चीज़ नहीं हो रही है सोसाइटी में, ये एक गलत चीज़ है किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लॉइट करना। तो उन्होंने अपना जो वॉइस था वो रेज़ करा। तो कौन थे वो लोग, जैसे कि हमारे गांधी जी थे, अंबेडकर थे, नारायण गुरु है ना, नारायण गुरु थे, अय्यन काली थे। तो इस तरह से ये सब लोग जो रिफॉर्मर्स थे, इन लोगों ने एक साथ आए और इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। तो हमारा फिर क्या आया, आर्टिकल 17 आया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था CVT 2022 में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस तरह से याद रहेगा, आर्टिकल 17 जो अभी हमने इतना डिस्कस करा था कि जो लोअर कास्ट हैं, जो शूद्राज हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको साथ में नहीं रहने देते थे, आउटस्कर्ट एरियाज़ में रहने देते थे, उनका जो विलेज का एक मेन वेल होता था उसको यूज़ नहीं करने देते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करने देते थे, पब्लिक रेस्टोरेंट, पब्लिक कैफ़ेज़ ये यूज़ नहीं करने देते थे। और अगर आपके सामने से कोई अपर कास्ट का इंडिविजुअल निकल कर जा रहा है तो आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, आपको झुककर बैठना होता था। इस तरह की चीज़ें चल रही थी, इतना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, जिसकी वजह से ये लोग आगे उठकर आए और इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल इंक्लूड करा गया, जिसको हम अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से याद रखते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे जैसे कि अब हमने देखा, हमने बिफोर 1947 समझ लिया कास्ट सिस्टम था, फिर हमने आफ्टर 1947 भी देखा कि वो हायरार्की मेंटेन करके लोग चल रहे हैं, है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोअर कास्ट का। आप कितना भी मूवमेंट चलाओ, कितनी भी वॉइस रेज करो, बट जो प्रैक्टिस है वो अभी भी चलती आ रही है। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो फिर कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन चीज़ों पर स्टडी करना चाहा और स्टडी भी करा, जैसे कि हमारे M.N. श्रीनिवास। ठीक है, इन्होंने स्टडी करा था कूर्ग विलेज, और क्या स्टडी करा था, वही कास्ट सिस्टम को। वो कूर्ग विलेज में जाकर रहे और उन्होंने देखा कि जो कास्ट सिस्टम है, जो हायरार्की है वो सोसाइटी में है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये हैं और ये इस हायरार्की को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने और क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट को इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं, अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए, अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए। किस तरह से, मान लो जैसे ये ब्राह्मण हैं तो ये अब एक थ्रेड पहनते हैं, है ना, इनका एक थ्रेड होता है जिसको सैक्रेड बोलते हैं, होली थ्रेड बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या करते थे लोअर कास्ट के जो लोग थे वो भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वो थ्रेड पहनना शुरू कर देते हैं। उनको लगता था कि हम भी ये थ्रेड पहनेंगे तो हमारा जो पोजीशन है वो बढ़ जाएगा, हम भी लोअर कास्ट अब नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने प्रैक्टिसेस देखे। फिर उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो वेजिटेरियंस हैं, है ना, वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज कंज्यूम नहीं करते बिल्कुल भी। तो फिर लोअर कास्ट ने क्या करा, पहले ये वेजिटेरियन नहीं थे, नॉन वेज कंज्यूम करते थे, तो उन्होंने फिर नॉन वेज को कंज्यूम करना छोड़ दिया और वो प्योर वेजिटेरियन हो गए। और फिर वो लोग बोलते भी थे कि अब तो हम आपकी तरह हैं तो हमारी पोजीशन भी आपकी तरह होगी। बट ये सब चीज़ें क्या थी, अगर शूद्रास ब्राह्मण की कॉपी करेंगे, उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करेंगे, तो क्या उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, उनका जो कास्ट है शूद्रास वो चेंज हो जाएगा? नहीं, ये सब नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक पोजीशनल चेंज है। ठीक है, ये हमारा एक पोजीशनल चेंज है, ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो देखो, एक स्वीपर है, ठीक है, इसका ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है,
ठीक, इसने अपने सन को बहुत पढ़ाया, बहुत ज़्यादा अच्छे, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसने अचीव करे। अब ये डॉक्टर बन गया है, ठीक है, डॉक्टर है, ये एम्स में डॉक्टर है, मान लो आप, ठीक, एम्स में ये डॉक्टर बन गया है। स्वीपर से लेके डॉक्टर तक पोजीशन क्या हुई, बढ़ी, इम्प्रूव हुई, ठीक। लेकिन जब भी इस डॉक्टर को कोई फॉर्म भरना है या कहीं इंफॉर्मेशन देनी है या इनसे कोई पूछेगा कि आपका कास्ट क्या है, तो ये क्या बोलेंगे, शूद्राज। अब शूद्रा हैं तो फिर क्या होगा, लोअर कास्ट, तो फिर इनका स्टेटस क्या होगा सोसाइटी में, हायरार्की में लोवेस्ट, लो, है ना। अब इन्होंने पोजीशनल चेंज तो कर लिया, अब पोजीशनल चेंज में इनका क्या हुआ, इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया इन्होंने। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो फिर वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, इनका कास्ट रिजिड है, फ्लैक्सिबल नहीं है, है ना। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या स्टडी करा था, कूर्ग विलेज में एक प्रोसेस को स्टडी करा था जहाँ पर लोअर कास्ट के लोग लाइफस्टाइल कॉपी करते थे अपर कास्ट की, और उस प्रोसेस को फिर एम.एन. श्रीनिवास ने नाम भी दिया था एक, और नाम क्या था हमारा, संस्कृताइजेशन, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अच्छा है समझने के लिए, और देखो रिलेट भी कर रहा है अभी हम जो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कि बिफोर 1947 भी कास्ट सिस्टम था और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी चेंज की, लेकिन चेंजेस काफ़ी आए, और आफ्टर 1947 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है लोअर कास्ट का, और उसमें चेंजेस देखने को तो मिल रहे हैं, लोग पोजीशनल चेंज तो कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो फिक्स है, रिजिड है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक। इतना हमने पढ़ लिया। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट और स्टडी करा था एम.एन. श्रीनिवास ने, उन्होंने देखा था, और ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि एम.एन. श्रीनिवास ने खुद ही सारी चीज़ें या खुद ही अपनी थेरीज दे दी हैं, नहीं, उन्होंने वहाँ रहकर कूर्ग विलेज में ये सब ऑब्जर्व करके फिर देखा कि हाँ ऐसे चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डोमिनेंट कास्ट। देखो डोमिनेंट कास्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रहा है, डोमिनेंट मतलब डोमिनेशन, है ना, कोई डोमिनेट करता है किसी को। अब डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स फिर इन्होंने क्या बताए थे एम.एन. श्रीनिवास ने, कि डोमिनेंट कास्ट कौन लोग थे, तो डोमिनेंट कास्ट वो लोग थे जिनके पास इकोनॉमिक पावर था, पॉलिटिकल पावर था और सोशल पावर था। अब ये कौन लोग थे, तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल हमने पढ़ा, लैंड सेटलमेंट रेवेन्यू हमने पढ़ा, तो इसमें क्या था, जो फ़ायदे हो रहे थे लोगों के वो कौन थे, अपर कास्ट के लोग थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे जिनसे लैंड ले लिया था, ठीक, तो ज़मींदार से तो लैंड ले लिया, अब उनके ऊपर जो काम कर रहे थे या उनसे नीचे जो लोग थे वो कौन लोग थे, इंटरमीडिएट क्लास या कास्ट, है ना, उनसे नीचे वाली। तो लोअर कास्ट तो नहीं थी ना, शूद्रास तो काम नहीं कर रहे थे उनकी ज़मीनों के ऊपर, इंटरमीडिएट कास्ट और क्लास थे जो काम कर रहे थे। तो जब ज़मींदारों से वो लैंड ले लिया और लैंड दे दिया इंटरमीडिएट कास्ट को, तो सबसे पहले तो इनके पास पावर कौन सी आई, इकोनॉमिक पावर आई, ठीक। अब इंटरमीडिएट कास्ट और क्लास था तो इनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा था, है ना, तो स्ट्रेंथ भी बहुत था इनका, किस तरह से, नंबर्स में, है ना, पॉपुलेशन भी इनकी ज़्यादा थी। अब जब इनके पास पैसा ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो इनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी, है ना। पॉलिटिकल पावर कैसे आती है लोगों के पास, जिसके पास वोटिंग पावर होती है, जिसके पास वोट ज़्यादा होते हैं, काउंटिंग ज़्यादा होती है, उनके पास तो पॉलिटिकल पावर जाती है। तो इस तरह से इनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई। जब किसी ग्रुप के पास इकोनॉमिक पावर है,
स्ट्रेंथ है नंबर्स की, पॉलिटिकल पावर है, तो वो फिर कौन सा ग्रुप कहलाया जाएगा? वो हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट कास्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पर एम.एन. श्रीनिवास जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो इंटरमीडिएट क्लास और कास्ट थी, ठीक है, जब उनको वो लैंड दे दिया गया तो उसके बाद उनके पास इकोनॉमिक पावर भी आ गई, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई। जब इकोनॉमी है, पॉलिटी है, तो एजुकेशन तो होगी ही होगी, है ना, पढ़ेंगे जाके। जब इकोनॉमिक पावर है, पैसे आ गया, तो कहाँ खर्च करेंगे? एजुकेशन पे भी तो करेंगे ना, एजुकेटेड भी होंगे, तो एजुकेशनल पावर भी आ गई उनके पास। तो देखा कि जो इंटरमीडिएट कास्ट और क्लास था वो हमारे डोमिनेंट कास्ट के रूप में उभर कर आए हमारे सामने और हमारी सोसाइटी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक संस्कृताइजेशन का प्रोसेस का जिक्र करा था एम.एस. श्रीनिवास ने, जहां उन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपना पोजीशन को चेंज करना चाह रहे थे, तो वो जो लाइफस्टाइल अपर कास्ट का था उसको इमिटेट और कॉपी कर रहे थे, लेकिन वो सब इमिटेट और कॉपी करने से वो अपना पोजीशनल चेंज तो कर पा रहे थे बट स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ फिर डोमिनेंट कास्ट की बात करी एम.एन. श्रीनिवास ने। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट कास्ट थी वो कौन लोग थे? जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था और ज़मींदार को हटा दिया गया था, ठीक है, ज़मींदार को वहाँ से हटा दिया गया था, तो क्या हुआ था, जो लैंड थी वो इंटरमीडिएट क्लास और कास्ट को दे दी गई थी, तो वो लोग इकोनॉमिकली पावर हो गए, है ना, पावर उनके पास आ गई। फिर वो नंबर्स भी उनके ज़्यादा थे, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, तो वो स्ट्रेंथ भी उनकी ज़्यादा हो गई। जब उनके पास नंबर ज़्यादा थे तो पॉलिटिकल पावर भी उनके पास आई, देन एजुकेशनल पावर उनके पास आई, तो जिससे वो डोमिनेंट कास्ट हो गए और फिर से वो लोअर कास्ट पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। आगे अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं डोमिनेंट कास्ट के, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे भी CUET 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और आपको वैसे भी ये रटे होने चाहिए, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम भी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। तो देखो, यादव्स कहाँ के हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश। डोमिनेंट कास्ट जो हमने बोला, डोमिनेंट कास्ट के हमने फीचर्स क्या बताए? जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होंगे, जो पॉलिटिकली गुड होंगे, पॉलिटिकल पावर होगा, एजुकेटेड होंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो डोमिनेंट कास्ट कहलाए जाएंगे। तो हमारे यादव बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। इसी तरह से वोकालिगास कर्नाटका के हैं। नेक्स्ट हमारे रेड्डीज और खम्मास आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट मराठास हमारे महाराष्ट्र से हैं। जाट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात। इससे सवाल पूछा गया है और आगे चांसेस हैं पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, समझना तो है ही लेकिन याद भी करना है। इतना था हमारा इस पार्ट में। हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनको देखते हैं, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, पहला देखो, द कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, वन बेस्ड ऑन डिफरेंस एंड सेपरेशन एंड द अदर ऑन। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी पहले पढ़ा रही थी, रिवाइज करवा रही थी, कि पूछा गया है, आगे भी आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या था? होलिज्म एंड हायरार्की। ठीक है, आगे देखते हैं। द हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट, हमने देखा था हायरार्की मेंटेन होती है। अब वो किस बेसिस पर मेंटेन होती है? देखो, प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे, बर्थ, ऑक्यूपेशन या इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस पर। तो हमारे पोल्यूशन एंड प्योरिटी पे ही था ना, अपर कास्ट प्योर है और लोअर कास्ट हमारा इम्प्योर है। आगे देखिए, द सेंसस बिकेम अ रेगुलर 10 ईयरली एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था 1860s में हमारा ये फर्स्ट टाइम हुआ था, 1880-101 में हमारा ये 10 ईयर वाला हुआ था। ठीक है, और 1901 में हर्बर्ट राइजले ने करा था। ठीक, राइजले ने किस पे करा था? हायरार्की पे, हायरार्की पे इंफॉर्मेशन लिया था, सेंसस। तो ये सब आपको डेट्स याद करने हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक, आगे देखिए, द 1901 सेंसस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट राइजले, अभी हमने डिस्कस करा था ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज इतना ही। होप लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।